नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक बार फिर झुग्गियों को लेकर झंझट। दरअसल मध्य प्रदेश पूरे देश में झुग्गी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार तो उसका नाम टाइगर स्टेट भी है, फिर सोयाबीन स्टेट हुआ और उसके बाद अब झुग्गी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने सरकार ने तय किया था कि मध्य प्रदेश के जो शहर हैं और कस्बे हैं वहाँ से झुग्गी हटाई जाएंगी, और झुग्गी हटाने को लेकर सरकार ने शुरुआत भोपाल से करने का फैसला किया था। और जो खबर है वो ये कि पूरे मध्य प्रदेश में लाखों झुग्गियाँ हैं, अकेले भोपाल में ही ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर हो सकता है। 1800 एकड़ ज़मीन, जिसे हम बेशकीमती ज़मीन कह सकते हैं, वो करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव पर झुग्गी वालों के कब्जे में है। अब सवाल ये कि झुग्गी वाले भी इंसान हैं, उन्हें भी रहने का अधिकार है, लेकिन कहाँ रहें, कैसे रहें, ये सरकार तय करेगी ताकि उनको जीवन जीने का ठीक से तरीका मिल सके, पर्यावरण मिल सके, जहाँ साफ सफाई हो, नालियाँ हो और झुग्गी के साथ साथ शौचालय आदि हो ताकि गंदगी ना हो। फिर स्कूल की व्यवस्था भी हो और छोटे छोटे अस्पताल भी हो, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मोहल्ला डिस्पेंसरी। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध का रुख अपनाया है। सरकार चाहती कि झुग्गियाँ हटे और कांग्रेस चाहती कि पहले पुनर्वास हो फिर झुग्गियाँ हटे। बात दोनों की सही है, बीच का रास्ता निकालने की बात होगी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस का क्या रुख है। वासी हैं, इनको यथावत रखा जाए क्योंकि सर्वे नगर निगम कर रही है और समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। ये 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, इनके पास पट्टे हैं, इनके काम धंधे स्कूल बच्चों का ये सब आसपास है। इसलिए या तो वहीं पर पक्के मकान बना दी जाएँ या 5 लाख रुपए देखो झुग्गी को में छत डले और उनको आप पक्के मकान में कन्वर्ट कर दो। आप झुग्गी मुक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि आवास मुक्त कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि कमज़ोर के साथ खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को भी आप साथ करना चाहिए, जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पढ़ी जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो संवेदना पूर्वक उस क्षेत्र में रहवासियों के लिए जो भी न्यायोचित अतिरिक्त प्रबंध हो पाता है उसको करने का लगातार इंश्योर कर रही है। तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के राजनीतिक स्टंटों से बाज आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार लगातार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस प्रकार के निर्णय ले रही है जिसके माध्यम से गरीबों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो स्थिति साफ है। कांग्रेस ने गीता के उपदेश को भी सामने रखकर बात की कि कमज़ोर के साथ होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि झुग्गी वाली जो लोग हैं, झुग्गी बस्तियाँ, वो कमज़ोर लोगों की है, लेकिन कमज़ोर लोगों का व्यवस्थापन ठीक से हो, ये जिम्मा भी सरकार का है और प्रतिपक्ष का भी ये जिम्मा है कि वो सरकार के साथ मिलकर ऐसे काम करे जिससे आम जनता का कल्याण हो, और अगर सरकार कहीं गलती पर है तो उसे ठीक भी कराए। प्रतिपक्ष की ये लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी, जो एक तरह से डॉक्टर मतलब पीएचडी भी हैं और सामाजिक सरोकार और राजनीति के जानकार भी हैं। तो डॉक्टर सुल्लेरे जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकारिता में उनको मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ पीएचडी है। तो राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण और शहरी सरोकार से जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से करना चाहूँगा कि ये मामला सियासत में उलझने के बजाय सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि झुग्गी बस्तियाँ जहाँ हैं वहाँ जीवन बहुत अच्छा नहीं है। गंदगी है, आपराधिक तत्व वहाँ सक्रिय रहते हैं, पर्यावरण की दिक्कत है, और फिर वो अव्यवस्था ऐसी होती कि शहर के कितना भी शहर सुंदर और साफ हो जाए, लेकिन झुग्गी बस्तियाँ अगर अव्यवस्थित हैं तो वो शहर की सुंदरता में एक बदनुमा दाग होती हैं। इसमें कोई शक नहीं, प्रतिपक्ष की बात ठीक है, लेकिन सरकार भी कहती है कि हम पुनर्वास करेंगे और उसके साथ उनका विस्थापन करेंगे। आपकी राय, झुग्गियों को लेकर ये झंझट है वो सियासी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि प्रशासनिक कम है, आपकी राय? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए, झुग्गी का जो स्वरूप बनता है वो किस तरह से बनता है, इसकी अगर विवेचना करनी चाहिए और इसका भी अध्ययन भी करना चाहिए। देखिए, क्या होता है, जब मौलिक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके कार्य के लिए लोग आते हैं, फिर वो
अपने पास ही बसा लेते हैं। ये आप चाहे पूरे वैश्विक रूप से देखें, ये समस्या है, और महानगरों में ये बेकराल समस्याएं हैं। और इनकी मूल, जब ये बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं तो कुछ सुविधाएं सरकार फिर वहाँ के चुनाव के बोर्ड के कारण, और एक पैकेज बोर्ड बन जाता है तो उनको मूल रूप सुविधाएं मिलने लगती हैं समय समय पर। फिर बाद में जब बसावट बड़ी होने लगती है, उन बसावट को जब आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इस तरह से कदम उठाती है और फिर उनको पलायन। इन सब चीज़ों को अगर मूल रूप से हम शुरू से ही देखें तो काफ़ी चीज़ें, समस्याएं इन पे हल हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है, कई चीज़ में ये कोर्ट में चले जाते हैं। इसमें कई सी रूलिंग हैं, एनजीटी की भी हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में कई बार डायरेक्शन दिए हैं, और उन डायरेक्शन के कारण कई बार अतिक्रमण सरकार को उठाने पड़े हैं। हमने अगर राजनीति के रूप में देखें तो 2000 के बाद से ये बहुत से चेंजेस आए हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट भी बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है और उन्होंने इस तरह से। लेकिन हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है, चाहे वो झुग्गी में रह रहा हो, चाहे वो बड़े मकान में रह रहा हो, और वह एक समान मतदाता भी है और उसके मौलिक अधिकार भी हैं। इन अधिकारों के प्रति अगर उसको सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं तो पहले तो ये शिफ्टिंग भी होनी चाहिए, उनके बीच में सामंजस्य का भाव भी होना चाहिए कि उनको पहले उस तरह से जो उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया जाए और उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाए। ये भी एक रास्ता है। दूसरी बात, इन चीज़ों की संरचनाएं को सरकार क्यों नहीं देखती कि ये बसाहट किस तरह से हो जाती है और क्यों हो जाती है। इसको अगर समय पे देखा जाए तो ये सब जो विकराल जो समस्याएं हो जाती हैं, जो कि जिससे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यावरण हो, इन सब में प्रभाव पड़ता है। और इसकी अगर हम कहें तो इसकी जीडीपी पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मजदूर तबका है और ये काम करने में एक सहायक होता है इकोनॉमी में भी। तो ऐसी सी बहुत सी मूलभूत चीज़ें हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन बात यहीं पे यही है कि मौलिक रूप से जो सरकार है वो इसको कहाँ तक क्रियान्वय कर पाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इन सब चीज़ों से अगर सरकार ने कुछ समय सीखा होता तो ये एक ऐसी विकराल समस्याएं नहीं बनती। लेकिन सरकार क्या है, एक जिसको हम कहते हैं राजनीति, आपने अपने उसमें उद्बोधन में ही शुरू प्रारंभ में कहा कि ये सामाजिक ना होकर राजनीति ज़्यादा है। तो राजनीति ही होती है क्योंकि उसमें अभी कई एक्सपर्ट आ जाएंगे और विपक्ष जो भी आज सत्ता में कर रही है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा, और वो जो सत्ता में होगी वो उसका विरोध करेगी। लेकिन बात यहाँ पे मानवीय मूल्यों की होनी चाहिए, और मानवीय मूल्यों में वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सामाजिकता और सहभागिता और समरसता एक सी ही है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, दरअसल ये जो सारा मामला है हमको इसकी जड़ पर जाने की ज़रूरत है। सियासत तो इसका बाई प्रोडक्ट है। असल में ये खास बात है कि जब झुग्गियाँ बनती हैं तब सरकार का तंत्र क्या करता है। उस तंत्र की लापरवाही से सरकार को ये सब दिन देखने पड़ते हैं। अगर झुग्गियाँ बस रही हैं तो फिर नगर निगम या पुलिस या नगर पालिका या जो राजस्व महकमा वो जब सोता है तो झुग्गियाँ बस्ती बनती है, और सोने का मतलब वो साठगांठ भी करता है, और उसकी साठगांठ से सरकार के लिए ये दिक्कतें भविष्य में बन जाती हैं, जिसके सबसे पहले जिम्मेदार वो सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका जिम्मा है कि वो झुग्गियाँ ना बनने दें। सरकारी भूमि पर झुग्गियाँ तन जाती हैं और सरकारी अमला सोता रहता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर रंजन जी, इसमें झुग्गी वासियों की अपनी एक दिक्कतें हैं, वो मानवीय दिक्कतें, उस मामले में सब सहमत हैं। लेकिन इसमें जब सियासी झुग्गियाँ तनती हैं, हर इलेक्शन के पहले आप देखिए कि जो मोहल्ले का पार्षद होता है या पार्षद का दावेदार होता है या विधायक के दावेदार होते हैं, वो अपने वोट बैंक को अपने इलाके में झुग्गियां बनाकर व्यवस्थित कर देते हैं, और तब जो जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, राजस्व के अधिकारी होते हैं, नगर निगम के अधिकारी होते हैं, या कस्बे में हम जाएं तो ग्राम पंचायत तक की हम बात कर लें, तो ये जो असल बीमारी है, असली जो समस्या की जो जड़ है, वो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं। जब झुग्गियाँ तनती वो सोते हैं और झुग्गियाँ विकराल रूप धारण करती है तो वो सरकार यानी राज्य सरकार की समस्या बन जाती है और सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन जाती। आपकी राय, कुल्हाड़ी से काटने की जरूरत है उस तंत्र की जो ये झुग्गियाँ बनने देता है और ये समस्याएं पैदा होती है। आपकी इस पर एक दो टूक टिप्पणी की जरूरत है। बिल्कुल राघवन जी, क्या है कि ये जो झुग्गियां ऐसे वैसे नहीं बचती, एक बहुत बड़ा माफिया है, झुग्गी माफिया है एक बहुत बड़ा। उसको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और प्रशासनिक संरक्षण भी मिला हुआ है। झुग्गियां यूं ही नहीं बन जाती, ये सब जगह से सबका एक गठजोड़ है और मिली भगत के रूप में, और एक बहुत बड़ा रैकेट है जो मिलकर के झुग्गियों को बनवाता है और व्यवस्थित करवाता है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि झुग्गी वालों की इतनी हिम्मत नहीं है। ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये ऐसे आसानी से कहीं भी जाकर के सड़क के किनारे या खाली जमीन पर झुग्गियां बना करके नहीं रह सकते राहुल जब जी, तक कि इनको राहुल जी राजनीतिक आप सह देखिए नहीं। कि हमारे जब अपने भूखंड होते हैं, प्लॉट होते हैं, हम उन पर अपना जब मकान बनाते हैं तो कितनी झंझट होती है। नगर निगम में जाओ, नक्शे पास कराओ, 25 लोग जांच पड़ताल के लिए आते हैं, तो आदमी अपने भूखंड पर, प्लॉट पर अपना मकान नहीं बना सकता। ये झुग्गियां कैसे बन जाती हैं? बेशक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह जी ने ये एक तरह से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झुग्गी बस्ती वालों को जमीन दी थी, लेकिन बाद में ये धंधा बन गया। और इसमें सबसे ज़्यादा गुनहगार तो वो जो जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि वो अधिकारी कर्मचारी हैं रेवेन्यू के, नगर निगम के और जो जिला प्रशासन के, जो इस झुग्गी के बनते समय आंखें बंद कर लेते हैं। जी राहुल जी। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, हम बताएं क्या, नगर जिनका आप नाम ले रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी, ये सब राजनेता, तो छोटे नेता, बड़े नेता, मझोले, सब टाइप के, ये सब क्या एक माफिया का एक ग्रुप है। ये जी। पूरे के पूरे आप ये समझें कि झुग्गी वाले झुग्गी बना करके रह रहे हैं, तो इससे क्या नगर निगम को कोई फायदा नहीं हो रहा, जिला प्रशासन को फायदा नहीं हो रहा, राजनेता को फायदा नहीं हो रहा, इन तमाम लोगों को फायदा हो रहा है। वोट अकेले की राजनीति नहीं है। ये झुग्गियों में आप उठा के देखेंगे कि इन झुग्गियों में जो लोग रहने वाले हैं, वो झुग्गियां लगभग लगभग चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, जिला प्रशासन के या अच्छे ओहदों पे बैठे हो, मतलब जिनकी पकड़ है, उन लोगों के संरक्षण में ये, और बाकायदा उनको पैसा आता है, ये फ्री में नहीं बैठे हुए हैं। बाकायदा आप ये देखेंगे बिल्कुल, तो कई बार ये प्रकाश में आ चुका है कि झुग्गियां किराए पे चल रही हैं। एक एक व्यक्ति की 10-10, 15-15 झुग्गियां हैं। ये तो आप, ये माफिया है पूरी तरह से। सरकारी जमीनों को देखिए, वहां कब्जा कीजिए, और कब्जा करने के बाद में इनको दूसरी जगह विस्थापन के नाम पे इनको आंदोलन करवाइए, वहां सामान दिलवाइए, तो ये समस्या हल नहीं हो सकती। अब एक चीज है कि जब आप स्मार्ट सिटी की कल्पना लेकर के चल रहे हैं, एक पूरे हिंदुस्तान में, क्या मध्य प्रदेश में भी और पूरे हिंदुस्तान में आप जगह जगह शहरों को, नगरों को आप स्मार्ट सिटी का जो एक आप ताज पहनाने जा रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी की कल्पना को देखिए और झुग्गियों की कल्पना को देखिए, तो धीरे धीरे भोपाल के अंदर लाखों झुग्गियां तन गई, और ऐसी हो गई कि नामकरण हो गया उनका, व्यवस्थित वोटर आईडी में उनका नाम हो गया है, सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम हो गया है, जन्म प्रमाण पत्र उनके बन गए हैं, आयुष्मान कार्ड उनके बन गए हैं। मतलब सरकारी दस्तावेजों में ये झुग्गियां लीगल हो चुकी हैं। इनको हटा देना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कितने लोगों के, लाखों लोगों के एड्रेस आपको बदलना है, ये सरकारी तंत्र में आ चुके हैं। तो यहाँ बड़ी भारी दिक्कत है कि जो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो लोग बोल रहे हैं, विरोध में जो लोग खड़े हैं, कल तक वही लोग इसका पक्ष कर रहे थे, आज वो विरोध में खड़े हो गए। तो ये राजनीति जिस टाइप से चलती है ना, कि कल हम सत्ता में आएंगे तो हम विरोध करेंगे, आप रहिएगा तो हम पक्ष में लेंगे, तो ये जो असल में राहुल जी, ये जो खेल है, बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल हाँ, राहुल जी, बहुत दिक्कत वाला काम है। ये जो तो खेल है, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, यदि ये बीड़ा उठाया था कि हम झुग्गी मुक्त प्रदेश या पहले शुरुआत करेंगे झुग्गी मुक्त भोपाल, तो इसमें आपको तमाम चीजें, चाहे राजनीतिक स्वार्थ हो या प्रशासन की गलतियां हो या नगर निगम की गलतियां हो या राजस्व विभाग की गलतियां हो, तमाम जिन विभागों की भी गलतियां हैं, जिन अफसरों कर्मचारियों की गलतियां हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराएं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति को थोड़ा सा दूर रखें, वोट की राजनीति को थोड़ा दूर रखें। राहुल जी, मैं तो आप जाकर के भोपाल में ये कदम उठा सकते हैं। आपकी बात से बहुत मुश्किल है जी, आपकी बात से 100% इसलिए सहमत है क्योंकि हमें जड़ पर जाना पड़ेगा। अगर झुग्गियां बनना बंद नहीं की तो फिर आप झुग्गियों को पुनर्वास करते रहेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। झुग्गी बनती कैसे है, उस पर चोट करने की जरूरत है। झुग्गी बनती है अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से और राजनीति और माफिया के गठजोड़ से। अगर कोई भी सरकार हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार हो, पटवा जी की सरकार रही हो, खुद बाबूलाल गौर जी की सरकार हो, या उमा भारती, शिवराज सिंह और अब मोहन यादव की सरकार, अगर ये जड़ पर चोट नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि हर 10-20 साल में इस तरह के अभियान चलेंगे और सरकार पर अरबों रुपए का बोझ आएगा। इसमें जो मजे करते हैं वो माफिया करता है। पहले वो झुग्गी बनाकर पैसे कमाता है, फिर झुग्गी बनने के बाद झुग्गियों का संरक्षण होता रहा, इसके लिए वो चौंध वसूली करता है। और सारे झुग्गी बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं, वो बेचारे हुए हैं, उनकी बहुत मरण है। वो तो कभी यहाँ से वहाँ विस्थापित किया, कभी
और कहीं से दूसरी जगह भेजी जाते हैं तो वो तो बेचारे हैं, लेकिन जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो इसके गुनहगार हैं। मैं रघुवर जी की तरफ आऊँगा। रघुवर जी, ये जो सारा मामला है कि भोपाल शहर में 1800 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो अरबों रुपए की है, जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई है। अब उनको हटाने की जब बात होती तो सियासत आड़े आती है। सरकार, कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि किसी को हटा के सड़क पे खड़ा कर दे, वो बाकायदा पुनर्वास करेगी फिर हटाती है। अब विपक्ष का पैंच ये है कि वो जहाँ है वही मकान दिए जाएं, क्योंकि उनका सब कुछ वही है। तो ये भी हो सकता है और सरकार कर भी रही है, लेकिन इसके लिए रोकना कहाँ तक उचित है, आपकी राय? जी राघवन जी, देखिए आपने भी ट्रेन से यात्राएं की हैं, हमने भी की और लगभग सभी लोगों ने ट्रेन से यात्राएं की हैं। ट्रेन से जब हम लोग निकलते हैं, जब भी कोई बड़ा स्टेशन आता है या मंझौला स्टेशन आता है, तो स्टेशन से कुछ दूरी से ही आपको झुग्गी झोपड़ियों के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। और कमोबेश ये पूरे देश की स्थिति है जी। और बम्बई का तो आपको पता ही होगा कि बम्बई में एक स्थान है धारावी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल मेरे ख्याल से लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास होना चाहिए जी। आपने जिक्र किया था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आपको स्मरण होगा 1984 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौर में झुग्गियों को हटाने का आंदोलन चला था। और आज का जो भास्कर टीवी मॉल है जी। वहां पे झुग्गियां ही झुग्गियां थी। उस दौर में विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था। तो आपने जो कहा था कि राजनीति, वोट की राजनीति और अपने को मजबूत करने की राजनीति के लिए ये सारी चीजें होती हैं जी। जब आप प्रहार करेंगे, नीचे जड़ों पर प्रहार करेंगे, तो सबसे बड़ा मामला तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही आता है। और उसमें सीधा सीधा अफसरशाही, नौकरशाही, ये सबसे अधिक इन्वॉल्व है। उसके बाद दीगर दूसरे लोग आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि झुग्गी झोपड़ियां तो हर शहर, कस्बे में और गांव में अब हो गई हैं, बाकायदा बड़े बड़े मोहल्ले हो गए हैं। इनको किसी भी स्थिति में रोकने का कोई व्यावहारिक पक्ष ढूंढा जाना चाहिए, ना कि इस तरह के कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मानवीय पक्ष सर्वोपरि है। आपको ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां 60% से ज्यादा की आबादी ही जो है झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रही है। हिंदुस्तान को आजाद हुए कम से कम 7 दशक हो चुके हैं। क्या कारण है कि हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं जहां हम अमीरी गरीबी की बात करते हैं, हम सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं और पूंजीपतियों की बात करते हैं, लेकिन ये खाई जो है खत्म होने के बजाय आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? अर्जुन सिंह के बाद कुछ साहस मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब ने भी दिखाया था। शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल में आपको स्मरण होगा, कहीं भी झुग्गी बस्तियों को डिस्टर्ब करने का मेरे ख्याल से तो कोई प्रयास नहीं हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2015 में उनके समय में लागू हो गई थी, तो एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि जब भी आप इस तरह से गरीबों के आशियाने हटाते हैं, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, चाहे किसी भी कारण से वो बनाए गए हो, चाहे बड़े बड़े माल बनाने वालों ने अपने काम के लिए उनको रखा हो, चाहे बिल्डिंग बनाने वालों ने रखा हो, लेकिन उनकी जब तक बेहतर व्यवस्था नहीं होगी और कानूनी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये सारी चीजों को रोकना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक पहलू नहीं है, एक पक्ष नहीं है। बिल्कुल रघुवर जी, जैसे भू माफिया है वैसे ही झुग्गी झोपड़ी माफिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रघुवर जी, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी कठोरता के साथ। अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसा आप धारावी का उदाहरण दे रहे हैं, हर शहर की वर्ग क्षेत्र के हिसाब से छोटी छोटी धारावी सब जगह है। वो ग्राम पंचायत से लेकर मुंबई की धारावी तक की हम बात करें तो कठोरता तो लानी पड़ेगी, क्योंकि कठोरता से के बगैर कोई काम होता नहीं है। लेकिन कठोरता झुग्गी वासियों पर बाद में, पहले उस तंत्र पर होनी चाहिए जो सरकार से झुग्गियां बनाने के पैसे भी लेता है। भूपेंद्र जी, जो सरकारी कर्मचारी है जिसका जिम्मा है कि झुग्गी ना बने, अगर उसके रहते झुग्गी बन रही है तो वो नौकरी किस बात की कर रहा है? तो हम उसको ये कहते हैं कि वो पहले तो झुग्गी बनाने की रिश्वत खाता है और उसके बाद झुग्गियां हटवाने की तनख्वाह लेता है। तो उस पर जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करें। कहीं ना कहीं कठोरता सरकार को अपने तंत्र पर करनी पड़ेगी, तब इस समस्या का
निवारण भविष्य में हो सकता है, वरना भोपाल में 1 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां 1800 एकड़ जो अरबों रुपए की ज़मीन है। अब चाहते हैं कि झुग्गी भी हो और शहर के पॉश इलाके में भी हो, झुग्गी भी हो और वहीं हमारे घर के पास कामकाज भी हमें मिल जाए। तो ये सब नहीं होता है। आपको सारी सुविधाएं एक जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी उनके काम जो कार्यस्थल है वो दूर पर जाना पड़ता है, फिर वो लोग आते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कठोरता की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो झुग्गीवासी हैं उनके व्यवस्थित पुनर्वास की भी ज़रूरत है। 2 चीज़ें अगर एक साथ होंगी तो विरोध के स्वर तो बहुत होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर दें तो भी विरोध होगा, लेकिन सरकार को व्यवस्था बनाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी में क्या है कि जो राजनीति है, जो बाहुबली लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं और जो प्रशासनिक लोग हैं, इन सबकी साठगांठ है। ये आप चाहे कहीं पे भी नहीं, लेकिन इससे कौन तोड़ेगा? तोड़ने की इच्छा शक्ति चाहिए ना। अब जो इच्छा शक्ति तो बाद में, जिम्मेदार कौन है तोड़ने के लिए? जिम्मेदार सरकार है, सरकार करे। तो पहली जिम्मेदारी सरकार की। और सामाजिक जो लोग हैं, जो पक्ष में है विपक्ष में, जब तक दोनों लोग अगर सही से नहीं लेंगे, निर्णय नहीं लेंगे तो कैसे नहीं होगा। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण ये बताऊं, ये आज जो इच्छा शक्ति जो सरकार की दिखी है वो सिर्फ मैं आपको बताऊं संविधान के 3रे आयाम के द्वारा, एक न्यायालय प्रक्रिया द्वारा, न्यायालय ने, हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे निर्णय दिए जिनको उनके एक टाइम लिमिट बाउंडेशन के द्वारा उनको कहा गया, चाहे वो एनजीटी के हो चाहे झुंगी, उनको हटाया जाए। और उसके कारण सरकार की तो हर चीज अगर हम न्यायालय पे ही डिपेंड रहेंगे तो फिर हमारी राजनीतिक और विधानमंडल। भुवन जी, इसमें एक दिक्कत और है, सियासत और जो सरकारी अकर्मण्यता है उसमें न्यायालय के फैसले की भी अवहेलना हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि जो न्यायालय ने फैसले दिए उनकी अवमानना हो रही है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। न्यायालय तो बाद में है, पहले तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि कार्यपालिका ये काम करे। मैं जल्दी से जा रहा हूँ रंजन जी की तरफ, आप अगर कुछ जल्दी से कहना चाहते हो 2-3 वाक्यों में कहें। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी एक क्या है, जो कार्यपालिका के लोग हैं उन पे एक लगाम लगनी चाहिए, उनको दंड देना चाहिए और जिससे आने वाली पीढ़ी उस पर अमल कर सके, ये ऐसा तय होना चाहिए। राहुल रंजन जी, दरअसल सारा मामला सिमट कर आता है उस सरकारी तंत्र पर जो पहले झुग्गियां बनने देता है और बाद में झुग्गियां भी वही हटाता है। वही सरकारी तंत्र बनवाता है और फिर बाद में सरकार के निर्देश पर या न्यायालय के निर्देश पे वही तंत्र हटाने भी जाता है। तो असली जो जड़ है वो मुझे लगता है कि इसमें सरकारी वो अमला है जो ये रोकने का काम जिसे करना चाहिए। पहले वो बनने देता है तब भी पैसे कमाता है, जब हटाता तब भी पैसे कमाता है। मरती सरकार है क्योंकि सरकार के पैसे खर्च होते हैं और विस्थापित वो होते हैं, बेघर वो होते हैं जो बेचारे दर दर की ठोकरें खा के अपना आशियाना बनाते हैं और बाद में वो उजड़ते हैं। आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए राघवन जी, पहली चीज तो ये है कि झुग्गियों में जिसने सड़क बनाने का ऑर्डर दिया वो जिम्मेदार, जिसने स्ट्रीट लाइट लगाने का वो जिम्मेदार, जिसने पाइपलाइन लगवाई वो जिम्मेदार, जिसने वोटर आईडी बनवाई वो जिम्मेदार। तो जिसने उस झुग्गियों में जो आदेश जब किए हैं वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार इतनी मूलभूत सुविधाएं, पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, नल, नर्मदा जल, ये तमाम चीजें आखिर झुग्गियां जब मानते हो आप तो वहां कैसे पहुंची? या तो और राहुल जी, इसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं इन सुविधाओं में, सरकार का बहुत बड़ा बजट जाता है। से बन जाती सड़कें, पाइपलाइन नर्मदा की कैसे चली गई? भोपाल राजधानी है, अभी भी कई कॉलोनियों में पानी नर्मदा का नहीं मिल रहा लेकिन झुग्गियों में उपलब्ध है। बल्कि नर्मदा का भी पाइप जल है और कोलार की भी लाइन आती है, मतलब 24 आवर्स इनको पानी मिलता है, लाइट इनकी मुफ्त में जलती है। तो तमाम चीजें आखिरकार किसके आदेश पे? शासन को मालूम है कि ये अवैध है। बिल्कुल, वहां सड़क कैसे बन गई, सीमेंट सड़क कैसे बन गई? राहुल जी, आपकी बात इसमें आ गई है और मैं अंतिम टिप्पणी लेता हूँ रघुवर जी की। रघुवर जी, बहुत छोटी सी 2-4 से वाक्यों में अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, दोषी कोई भी हो, चाहे सरकार में बैठे हुए अधिकारी हो, चाहे राजनीति में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों से मेरा मतलब है संबंधित पार्षद हैं, संबंधित विधायक हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए हमारा और कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। हमारा कुल मिलाकर जो फोकस है वो इस पर है कि जिम्मेदारी में 2-4 अधिकारी बर्खास्त हों, कर्मचारी, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक न सरकार की समस्या का समाधान होगा और न समाज इस विकृति से मुक्त हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं सरकार ठोस फैसले करेगी और विपक्ष भी इसमें सरकार की मदद करेगा ताकि झुग्गी वासियों के लिए बेहतर जीवन मिल सके, अच्छे आवास मिल सके और सरकार या जो शहर है वो झुग्गियों से मुक्त हो सके। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। भूपेंद्र जी आपका साधुवाद, रंजन जी, राहुल रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद और
रघुवर दयाल गोयल जी, आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।